हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। एज यू नो आपका सिलेबस जो है अभी रिलीज हो चुका है जेई एग्जाम का, जिसका हमें बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमारा क्या सिलेबस क्या होगा सर, पैटर्न क्या होगा। तो जेके एसएसबी ने कोई ज़्यादा चेंजेस वहाँ पे किए नहीं है। जो पहले प्रीवियस जो आपका पैटर्न रहता था वही उसी पैटर्न को उसने फॉलो किया है। मैं थोड़ा यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा आपका कि क्या सिलेबस है और आपको क्या आगे करना चाहिए। ठीक है, तो सुना गाइज यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं देयर इज 120 मार्क्स। आपका जो एग्जाम है एज यूजुअल पहले की तरह 120 मार्क्स का ही होने वाला है। देयर इज 120 मार्क्स 120 मिनट्स। ठीक है, 120 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट है, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 ही मिनट है। क्लियर है? मैं बाद में बताऊंगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। ठीक है, 120 क्वेश्चन 120 मिनट, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा दोनों का, वो मैं उसका मतलब डिस्कशन करूंगा मैं आपसे अभी। क्लियर? सुनो, तो सिलेबस की बात करते हैं माय डियर। यहाँ पे सिलेबस में सबसे पहले उसने जो वर्ड लिखा है दैट इज सर्विंग। ठीक है, अभी हमारा चल भी रहा है सब्जेक्ट सर्विंग। यहाँ पे जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पे आपको मिल जाएगा सर्वे। ठीक है, सर्वे की मैं बात करूं तो यहाँ पे उसने कुछ सब टॉपिक्स आपको डिफाइन किए। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे, प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग, टेक्योमेट्री, थेडोलाइट, ट्रैवर्सिंग, कंटूरिंग, प्लेन टेबल एंड कर्व। तो माय डियर, अगर मैं सर्वे की बात करता हूं तो सर्वे में उसने कंप्लीट सर्वे को ही यहाँ पे दे दिया है। अब मेरे से कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं, सर उसने तो ये लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे, तो हम तो केवल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे ना, हम सर्वे पढ़ेंगे नहीं कि सर्वे मेरा प्लेन सर्वे, ज्योडेटिक सर्वे, वो मेरे को जरूरत नहीं है। मैं तो बस इतना पढ़ लूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे क्या होती है। तो माय डियर, मेरे को ये बताओ, जब चीजें आपकी चलती हैं तो सीक्वेंस में चलती है ना भाई। सर्वे आपने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे ना, सर्वे होता क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और हम इससे क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, ऐसी चीजें सीक्वेंस में ही तो चलेगी ना। ऐसे थोड़ी ना आप सीधे 1 पॉइंट, सर मैं तो इंपॉर्टेंस पढ़ लूंगा बस। ठीक है सर, मैं प्रिंसिपल और क्लासिफिकेशन, बस 2 प्रिंसिपल है, उनकी एप्लीकेशन से मेरे को कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने यहाँ पे प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन दिया है। तो सब कुछ चीजें सीक्वेंस में ही तो चलती है ना। उसने वर्ड यहाँ पे दे दिया माय डियर कि सर्वे है, तो सर्वे का मतलब यहाँ पे कंप्लीट सर्वे करना है। ठीक है, ज्यादा क्या छोड़ सकते हो आप इसमें, आप यहाँ पे जो ज्यादा से ज्यादा आप छोड़ सकते हैं वो थ्योरी ऑफ एरर वाला पार्ट छोड़ सकते हैं। एक पार्ट होता है ना, नाउ थ्योरी ऑफ एरर, इस वाले सेगमेंट को आप छोड़ सकते हैं। और इसने कुछ जीपीएस, जीआईएस, इन सब का कोई डिस्कशन नहीं किया है। जीपीएस, जीआईएस, इन सब के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, तो उस वाले पार्ट को आप छोड़ सकते हैं चाहे तो, लेकिन मेरे ख्याल से आपको कंप्लीट सर्वे पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे, दैट इज मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। उसने एक वर्ड माय डियर यहाँ पे मेंशन किया है मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ बच्चे यहाँ पे वर्ड जो समझ जाते हैं ना, वर्ड लिखा है बेटा मैकेनिक्स, तो कुछ बच्चे यहाँ पे सोच लेंगे सर मैकेनिक्स हमारे सिलेबस में। माय डियर, मैकेनिक्स सिलेबस में नहीं है। सुनो इधर ध्यान से सुनो, इसने दिया क्या मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। तो मैं इसकी सब्जेक्ट की बात बता दूं तो बेसिकली इसमें 3 कॉम्बो आपको मिलेंगे। कौन सा? एक बेसिक्स का, मैकेनिक्स का बेसिक पार्ट, एक मैकेनिक्स का बेसिक पार्ट, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और तीसरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, 3 पार्ट हैं इसमें। एक्चुअली जो सेकंड नंबर दिया है, सेकंड नंबर में आपके 3 पार्ट हैं, मैकेनिक्स, फॉर्म एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। क्या दिया? इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, लॉ ऑफ फोर्सेस, मोमेंट, फ्रिक्शन, सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सिंपल मशीन, टॉर्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, बेंडिंग मोमेंट and shear force in statically determinate beam, principal stress, stress transformation, simple bending theory, flexural, shear stress, unsymmetrical bending, shear center, thin wall pressure, uniform torsion, buckling of column combined, and direct stress, slope and deflection, and last one is the analysis of truss. तो my dear, अगर आप बात करते हैं, अगर आप बात करेंगे कि सर स्ट्रक्चरल एनालिसिस का क्या इन्वॉल्व है, तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का जो सिंपली पार्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे केवल है एनालिसिस ऑफ ट्रस। ये मेरा केवल एक सिंपल सा पार्ट उसने दिया है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ ट्रस। तो मैं स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ सकता हूं, मैं एनालिसिस ऑफ ट्रस पढ़ लूंगा। जेके एग्जाम क्रैकर पे मैंने कंप्लीट ट्रस का एनालिसिस पढ़ाया हुआ है माय डियर, जो पूरा कोर्सेस है उसके अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है एनालिसिस ऑफ ट्रस, सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा मैं, और छोटे जैसे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी वाला पार्ट हो गया। क्यों स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बेटा जब आप ये पढ़ते हैं ना, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, इसमें लिखा होगा कहीं पे, यस, सिंपल बेंडिंग एंड डिस्टेंस, शेयर फोर्स एंड ये रहा बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स इन स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। तो मैं इसकी बात करता हूं तो कभी कभी ना बेटा मेरी स्ट्रक्चर डिटरमिनेट है, इनडिटरमिनेट है, ये डिटरमिनेट दिख लिया उसने,
ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन करेक्ट करके वो डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी उनसे भी क्वेश्चन कर लेता है। और जनरली डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किसके अंदर, सोम के अंदर, सॉरी स्ट्रक्चर के अंदर, अलग से चैप्टर। तो यहाँ पे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर बच्चे हैं, नादान बच्चे क्या बोलेंगे, सर मैं तो स्ट्रक्चर में ट्रस्ट पढ़ के जाऊंगा। भाई उसने डायरेक्टली तो आपको नहीं लिखाना है यहाँ पे डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेसी, लेकिन इनडायरेक्टली उसने वर्ड कुछ मेंशन कर दिए तो क्वेश्चन कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर में ज़्यादा जाऊंगा, ट्रस्ट पढ़ सकता हूँ, डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेसी देख लूंगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं देखना है। अगर मैं मैकेनिक्स की बात करता हूँ तो इंट्रोडक्शन हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, लॉ ऑफ फोर्सेस। भाई लॉ ऑफ फोर्सेस उसने मेंशन किया, तो किसको लॉ ऑफ फोर्सेस नहीं पता, बचपन से पढ़ते आ रहे हो लॉ ऑफ फोर्सेस की। ये पॉइंट है, एक फोर्स मेरा P लगा, दूसरा पॉइंट मेरा Q लगा, तो जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इनको क्या करेंगे, जो मेरा पैरेललोग्राम होगा उसके डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। ये चीज़ें यार सबको पता है। मोमेंट, लॉ ऑफ फोर्सेस हो गया, मोमेंट सबको पता है, मोमेंट पूरी इंजीनियरिंग निकाल दी मोमेंट में हमने। फ्रिक्शन, सीजी, सिंपल मशीन्स, टॉर्शन ऑलरेडी हम किसके अंदर पढ़ते हैं, सोम के अंदर। तो जो मेरे मैकेनिक्स वाले पार्ट हैं दैट इज सीजी में ऑलरेडी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है सोम की तो मैंने वहाँ पे डिस्कशन किया है सीजी और मोमेंट, ये मैं पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, जो हमने डील करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। जो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को पढ़ना है वो पढ़ना है मेरे को फ्रिक्शन। मेरे को क्या पढ़ना है बच्चों, मेरे को पढ़ना है फ्रिक्शन एंड सिंपल मशीन, फ्रिक्शन एंड सिंपल मशीन, फ्रिक्शन एंड सिंपल मशीन, दीज आर द टू टॉपिक्स जो मेरे को मैकेनिक्स में कवर करने हैं, जो मेरे को बच्चों किस में कवर करने हैं, मैकेनिक्स के अंदर, फ्रिक्शन एंड द सिंपल मशीन। यही दो टॉपिक है मेरे को जो मैकेनिक्स में कवर करने हैं। अदरवाइज जितना भी सिलेबस दिया हुआ है, जितना भी सिलेबस दिया है ये सारा मेनली सोम का दिया है। मेनली जो बाकी रिमेनिंग सिलेबस है वो आपका सोम है। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है सोम की, जेके एग्जाम क्रैकर पर जो हमारा जेके एसएसबी पीडब्ल्यूडी जेई सिविल बैच है, उसके अंदर जो मेरा पेड बैच है, उसके अंदर हमारा जो पेड बैच है ऐप में, उसमें मैंने पूरा डिस्कशन किया है इसका कि ये मेरा सिलेबस होगा, ये मैं पढ़ने वाला हूँ, ये मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, ये मैं छोड़ने वाला हूँ, पूरा ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब बेटा देखना एक बार सिलेबस को। स्ट्रक्चर में हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, मैं एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट पढ़ के अपना काम चला सकता हूँ। मैकेनिक्स में भाई किसको नहीं आता लॉ ऑफ फोर्सेस, आपसे पूछने लगे कि ये पॉइंट है, इस पे एक 2 किलोन्यूटन का फोर्स इधर लगा और एक 2 किलोन्यूटन का फोर्स इधर लगा, तो बताओ रिजल्टेंट कितना होगा। सबको पता है यार 2√2 होगा। अब इसके लिए भी क्या अलग से पढ़ोगे क्या चीजें, सिंपल मैकेनिक्स पूछे, सिंपल फ्रिक्शन पूछेगा। हालांकि फ्रिक्शन मैं बता दूंगा आपको, उसके लिए परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड सेगमेंट है मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। तो यहाँ पे ये मत सोच लेना हेडिंग देख के मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स और स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें, ये नहीं पढ़ना। मैं डियर 90% सोम दी है इसमें 90% सोम है। मैकेनिक्स का क्या पोर्शन दिया है, फ्रिक्शन एंड सिंपल मशीन। स्ट्रक्चर का क्या पोर्शन है, एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। क्लियर, वेटेज भी दे रखा है उसने, 15 मार्क्स का, अच्छा खासा वेटेज है। सर्वेइंग का वेटेज दिया था उसने दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। क्लियर, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा आरसीसी। नाउ नेक्स्ट इज आरसीसी स्ट्रक्चर्स। तो आरसीसी स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करता हूं माय डियर, यहाँ पे आरसीसी स्ट्रक्चर्स में उसने क्लियरली मेंशन दिया है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी मतलब सिलेबस सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है यहाँ पे, पूरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी बेसिक्स कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है, कितना उसका ग्रेड होता है, कौन सा ग्रेड कहाँ पे यूज होता है, कौन सी कंडीशन के लिए यूज होता है, वो सब यहाँ पे बेसिक्स देखने हैं। इनग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडमिक्सचर, स्पेशल कंक्रीट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, बेसिक मिक्स डिजाइन, कंक्रीट डिजाइन बेसिक वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट। ठीक है, तो अगर मैं माय डियर इतना वाला पार्ट बताऊं, ये जो मैं पार्ट की बात करता हूं, ये वाला पार्ट, नाउ दिस मच इज द पार्ट। तो ये पार्ट आपका 2 पार्ट में होता है। जो मेरी एक्चुअल आरसीसी शुरू हो रही है ना, वो यहां से शुरू हो रही है। कहां से, कंक्रीट डिजाइन बेसिक, वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट डिजाइन, ये मेरी रियल आरसीसी है यहां से। इससे पहले ये जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में बताया है, नाउ दिस पार्ट, ये जो मेरे बच्चों ये मेरा पार्ट है ना, ये जो बिल्डिंग मटेरियल में कंक्रीट पढ़ते हो प्लस कंक्रीट का जो बेसिक होता है, जो कंक्रीट का बेसिक होता है ना, उन दोनों को मिला के बना है, उन दोनों को मिला के बना हुआ। भाई इन दोनों को कंक्रीट का बेसिक्स मिला के ना, उन दोनों को मिला के बना हुआ। बाकी ये मेरा आरसीसी है, WSM LSM, एनालिसिस ऑफ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, डिजाइन ऑफ मेंबर सब्जेक्टेड टू फ्लेक्सिबल शेयर कंप्रेशन, टोर्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड, बेसिक एलिमेंट ऑफ प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, एनालिसिस ऑफ बीम सेक्शन एट ट्रांसफर एंड सर्विस लोड। ये क्या है, एनालिसिस ऑफ बीम सेक्शन एट ट्रांसफर एंड वर्किंग सर्विस लोड।
प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो बेसिकली ये सब क्या है मेरे, नाउ दीज आर द बेसिक प्री स्ट्रेस कंक्रीट टॉपिक्स, ठीक है। 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, ठीक है। तो यहाँ पे आरसीसी का मतलब बच्चों ये मत समझ लेना कंप्लीट आरसीसी, आरसीसी केवल मेरा यहाँ से शुरू है और अच्छा खासा वेटेज है इसका भी 15 मार्क्स। और आरसीसी तो मेरा ऐसा टॉपिक है जिससे नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आ जाते हैं वहां से, ठीक है। ठीक है सभी को। चलो नेक्स्ट मैं डिस्कशन करता हूँ यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट है मेरा दैट इज सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स में फिर मैं ये पे बच्चों को बताना चाहूँगा, देखो सॉइल मैकेनिक्स उसके टॉपिक लिखने से ओरिजिन ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज, सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसने यहाँ पे कोई वर्ड नहीं लिखा इंडेक्स प्रॉपर्टीज, उसने कोई वर्ड बेटा मेंशन नहीं किया है इंडेक्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। जब वो इंडेक्स प्रॉपर्टी मेंशन नहीं कर रहा है सिलेबस में, तो आप ये मत बोलना मेरे को सर मैं इंडेक्स नहीं प्रॉपर्टी नहीं पढ़ूंगा, मैं लिक्विड लिमिट नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं प्लास्टिक लिमिट नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स नहीं पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ सर, दिया नहीं है सेल। भाई एक बात बताओ, जब आप कंसोलिडेशन पढ़ेंगे तो कंसोलिडेशन में क्या कंप्रेशन इंडेक्स निकालोगे, वहां लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट का यूज नहीं करते आप क्या? जब ये कंसोलिडेशन आप क्वेश्चंस करोगे क्या वहां पे उनका यूज नहीं होगा? और ये जो बेसिक इंडेक्स प्रॉपर्टी है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है, ये सब तो यार कॉमन है ना, पूरी सॉइल में यूज होना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसने यही सिलेबस लिखा तो ये, हाँ हो सकता है एक दो टॉपिक में इधर उधर कर दूं, ठीक है। जैसे इसने बेसिकली अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो ओरिजिन प्रॉपर्टी है, सिंपल फंडामेंटल रिलेशनशिप्स, वाटर सीपेज, परमेबिलिटी, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कॉम्पैक्शन, शियर स्ट्रेंथ, प्लेट लोड टेस्ट, डेंसिटी, मेजरमेंट ऑफ फिल टेस्ट बाय कोर कटर एंड सैंड रिप्लेसमेंट, सॉइल एक्सप्लोरेशन, बियरिंग कैपेसिटी। जैसे एक मेथड दे दिया बेटा उसने यहाँ पे, बियरिंग कैपेसिटी एंड मिट्स मेजरमेंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे बस डेफिनेशन पढ़ लो बियरिंग कैपेसिटी की और सर हो गया बस। और बहुत सारे मेथड होते हैं, प्लेट लोड टेस्ट होता है और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, सर बस हो गया मेरा। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिंपली ये डेफिनेशन पढ़ के छोड़ देनी है। आपको क्या पढ़ना, आपको यहाँ पे फाउंडेशन पढ़ना है, आपको यहाँ पे फाउंडेशन पढ़ना है। आपको बच्चे क्या पढ़ना है यहाँ पे, पूरा फाउंडेशन पढ़ना है। कल को ये मत शिकायत करना कि सर हम तो बियरिंग कैपेसिटी पढ़ के, डेफिनेशन थोड़ी ना पूछेगा यार पेपर में, ये थोड़ी ना पूछेगा बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। एप्लीकेशन पूछेगा, हाँ जैसे तरजागी मेथड बहुत कॉमन है, तो मेरा उसमें सेव फैक्टर क्या था, या फिर मेरा डेप्थ करेक्शन फैक्टर कितना है, या वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर कितना है, वो सब पूछेगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आया? तो ऐसा मत बोलना कल को कि सर सॉइल में तो चलो ये टॉपिक नहीं था, ये छोड़ दे। हाँ इसमें इसने जैसे कि आपका अर्थ प्रेशर थ्योरी मेंशन नहीं किया है कहीं पे, आई थिंक नहीं दिया है, तो मैं वो छोड़ सकता हूं, और उसका एप्लीकेशन कहीं में नहीं है, मैं उसको छोड़ सकता हूं एक बार को कि चलो अर्थ प्रेशर थ्योरी नहीं है तो वी कैन नेग्लेक्ट, हम उसको पार्ट को छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यार ये बेसिक्स प्रॉपर्टी ऐसी चीजें तो नहीं छोड़ सकता ना जो बिल्कुल बेसिक चीजें, ठीक है ना, समझ गया। अब मेरे को यार एक बात बोलेंगे सर इसने तो कहीं पे ये भी नहीं लिखा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द सॉइल मास, तो क्या मैं वेस्टरगार्ड थ्योरी हो गई मेरी, ठीक है, क्या उसको छोड़ दूंगा क्या? जो मेरी वेस्टरगार्ड थ्योरी है क्या मैं उसको छोड़ दूंगा क्या? वो तो यार कॉमन है ना, बहुत चीजें, बहुत ही कॉमन चीजें, वो तो पूछेगा ही, वो तो पूछने वाला है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा सब चीज़ों को, मेरे को कवर करनी है और मेरे पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। मे एंड में मेरा एग्जाम है, टेंटेटिवली डेट दिया है, तो ऐसा नहीं कि मेरे को छोड़ देनी है चीज़ें, मेरे को करनी है, ठीक है। और मेरे पास यही चांस है, मैं कोई नेक्स्ट टाइम नहीं ले रहा हूँ, बस इस बार ही करूँगा, बस यही करना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं इस बार ही करूँगा और इस बार ही मैं अपना सिलेक्शन लेके रहूँगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। नाउ इज द नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, अब देखो इसने जनरली होता क्या है, जनरली हम क्या करते हैं हाइड्रोलिक्स, तो जहां पे वर्ड हाइड्रोलिक्स आ जाता है वहां पे बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। कौन से? एक होता है मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स, एक होता है मेरा ओपन चैनल फ्लो, और एक होता है मेरा मशीन, हाइड्रोलिक मशीन्स, ठीक है। एक मेरा हाइड्रोलिक मशीन, सिलेबस पढ़ो अंदर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, एक आपके दिया प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, फ्लो थ्रू मेजरमेंट, फ्लो थ्रू पाइप, फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स। देखो एक वर्ड उसने मेंशन कर दिया फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स, वैसे एक ही टॉपिक लिखा है फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स। अगर आप हमारी ऐप पे माय डियर जाएं तो ओपन चैनल फ्लो OCF के नाम से, शायद कुछ बच्चे नाम भी नहीं सुनते इसका, ओपन चैनल फ्लो आपको पता है एक अलग से सब्जेक्ट होता है, ओपन चैनल फ्लो एक अलग से सब्जेक्ट होता है OCF। 40 लेक्चर्स मैंने दिए हैं इसमें। नाउ देयर आर द 40 लेक्चर्स, इसके ऊपर 40 लेक्चर्स हैं, और बच्चे मेरे से फिर भी सवाल कर लेते हैं सर क्या 40 लेक्चर सफिशिएंट हो गए? भाई ओपन चैनल फ्लो के 40 लेक्चर्स दिया हूं, आप चेक तो करो एक बार ऐप में जाके, पूरा डिटेल में पूरा वहां पे स्टडी। उसने सीधा लिख दिया फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स, क्या बस इतना जान लोगे कि ओपन चैनल फ्लो क्या होता है?
क्या सिर्फ इतने से आपका काम चल जाएगा कि ओपन चैनल फ्लो क्या होता है आपका काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा सब्जेक्ट। नहीं पढ़ाना है, नहीं पढ़ा है पहले तो अब पढ़ोगे, उसको सिलेक्शन लेना है तो पढ़नी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। अब जाओ ऐप पे जाओ, जेके एग्जाम क्रैकर जो हमारी ऐप है, वहां पे माय डियर पूरा डिटेल में दिया हुआ है आपको, पूरा का पूरा डिटेल में दिया हुआ है ओपन चैनल फ्लो। 40 लेक्चर्स हैं, 40 लेक्चर्स ओपन चैनल फ्लो के। और मैं दावे के साथ ये बोल सकता हूं कि कहीं भी इंडिया में ऑफलाइन कोचिंग हो या ऑनलाइन कोचिंग हो, इतना डिटेल में किसी ने ओसीएफ नहीं पढ़ाया होगा जितना मैंने खुद वहां पे ओसीएफ पढ़ाया हुआ है। इतना आप कंपैरिजन कर लो खुद जाके, एक एक वीडियोस आप देख लो बेटा वहां पे जाके, किसी ने भी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना ओसीएफ नहीं पढ़ाया होगा। 40 लेक्चर्स में कवर किया हूं डिटेल में पूरा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाइड्रोलिक पंप उसने दे दिया बेटा, हाइड्रोलिक पंप। तो हाइड्रोलिक पंप में मशीनरी में मैं इतना कर सकता हूं कि मैं पंप वाला पार्ट पढ़ लूंगा, मशीन में मैं पंप वाला पार्ट पढ़ लूंगा, हाइड्रोलिक मशीन। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम, एनर्जी एंड कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, पोटेंशियल फ्लो एप्लीकेशन, मोमेंटम नॉलेज इक्वेशन, लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो, फ्लो इन पाइप, पाइप नेटवर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर, ग्रोथ, यूनिफॉर्म फ्लो, क्रिटिकल फ्लो। अब देखो ये जो मेरे वर्ड है, क्रिटिकल फ्लो, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, इन चैनल, स्पेसिफिक एनर्जी कॉन्सेप्ट, हाइड्रोलिक जंप, फोर्सेस इन इमर्ज बॉडी, ये जो मेरा पार्ट है, ये मेरा सारा कितना, ये वाला पार्ट। नाउ दिस मच पार्ट, ये जो मेरा पार्ट है बच्चे, ये मेरा पार्ट किसका है? ओसीएफ का दे दिया उसने। बाकी सारा क्या, डायमेंशनल एनालिसिस, हाइड्रोलिक मॉडलिंग एंड फ्लूइड काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो। यानी कि इसमें बेसिकली जो मेरे को पढ़ना है वो बेसिकली फोकस करना है फ्लूइड प्लस ओसीएफ पे। मशीनरी वाले पार्ट में पंप के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लूंगा, वो मैं आपको डिटेल में उसकी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बस यहाँ पे मशीन वाले पार्ट में आपको केवल पंप में डील करना है, मशीन वाले पार्ट में बच्चे कहाँ पे डील करना है? केवल पंप में, ठीक है। बाकी आप टरबाइन वर्बाइन छोड़ सकते हैं, ऐसा दिया नहीं है इसने, कहीं कुछ मेंशन नहीं किया है, ये चीजें छोड़ सकते हैं। लेकिन हाइड्रोलिक पंप, ये मेरे को पंप डिटेल में, लेकिन पंप भी तो तभी पढ़ोगे ना भाई जब पहले कुछ आइडिया होगा मशीन का, सीधे पंप थोड़ी ना पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो चीजें मेरे को पढ़नी तो पड़ती ही, ठीक है, समझ में। वेटेज भी दिया अच्छा खासा, 15 मार्क्स का इसका वेटेज है, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट दिया है दैट इज इरिगेशन इंजीनियरिंग के नाम से दिया है, और इरिगेशन इंजीनियरिंग का उसने आपको सिलेबस भी दिया है यहाँ पे। इंट्रोडक्शन, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, एक वर्ड दे दिया। वैसे बेसिकली कभी इरिगेशन कहीं मेंशन करता है तो इस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं बेटा WRE, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। इसमें दो पार्ट होते हैं आपके, एक पार्ट होता है आपका दैट इज हाइड्रोलॉजी, एक पार्ट होता है हाइड्रोलॉजी, और दूसरा पार्ट मेरे बच्चे होता है इरिगेशन। एक होता है हाइड्रोलॉजी और एक होता है इरिगेशन। जैसे इसने वर्ड मेंशन किया हाइड्रोलॉजिक साइकिल, ठीक है, एक वर्ड उसने यहाँ पे मेंशन किया है दैट इज हाइड्रोलॉजिक साइकिल। तो बेसिकली अगर मैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल की बात करता हूँ तो ये मेरा हाइड्रोलॉजिक टॉपिक है। डैम्स, कैनाल हेड वर्क, रेगुलेटरी वर्क, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, रिवर ट्रेनिंग वर्क, वाटर लॉगिंग, ड्रेनेज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वेल हाइड्रोलिक्स, ये भी आपका हाइड्रोलॉजी का ही पार्ट है। कभी कभी हम इसको सॉइल में पढ़ लेते हैं, कभी कभी एनवायरमेंट में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे दे दिया हाइड्रोलॉजिक साइकिल। तो बेटा हाइड्रोलॉजिक साइकिल में आपके बहुत टर्म इंट्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सिंपली डेफिनेशन पढ़ लो हाइड्रोलॉजिक साइकिल का, इससे रिलेटेड आपके जितने भी पैरामीटर एसोसिएट होते हैं सब पढ़ने पड़ेंगे आपको। हाँ, क्या छोड़ सकते हो हाइड्रोलॉजी में? आप कुछ फ्लड राउटिंग वाला पार्ट छोड़ सकते हैं, हाइड्रोग्राफ वाला पार्ट छोड़ सकते हैं, लेकिन आप जितने भी जो बेसिक पैरामीटर, प्रिसिपिटेशन कैसे मेजर करेंगे, उसके बेसिक टर्म्स क्या हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल में एवोपरेशन कैसे मेजर करेंगे, एवोपोट्रांसपिरेशन, जो मेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है उसको तो नहीं छोड़ सकते ना, वो तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। हाइड्रोलॉजिक साइकिल लिखने का मतलब ये नहीं है कि वो सिंपल डेफिनेशन पूछ रहा है, उसका मतलब वो पूरा एक्सप्लोर कराना चाह रहा है आपको, ठीक है। बाकी इरिगेशन का तो दिया ही है, इरिगेशन पढ़ेंगे डिटेल में, वहाँ पे इरिगेशन को मेरे को करना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की अगर बच्चे में बात करता हूँ तो बेसिकली 10 मार्क्स का दिया है, और इसी को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसी को हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। क्लियर? जो मेरा वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है इसी को हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। पूरा का पूरा एनवायरमेंटल अभी चल ही रहा आपका, ठीक है। काफ़ी वैसे 40-45 के अराउंड शायद लेक्चर भी आ चुके हैं। इंट्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, कन्वेंस ऑफ वाटर, लेइंग आउट ऑफ पाइप, बिल्डिंग वाटर सप्लाई, वही सब जनरली दिया है। 3 पार्ट में पढ़ते हैं एनवायरमेंटल को हम, ठीक है। एक होता है मेरा वाटर सप्लाई, एक वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, और एक होता है मेरा पॉल्यूशन से रिलेटेड पार्ट, ठीक है, एक मेरा पॉल्यूशन से रिलेटेड। तो 3 सेगमेंट में इसको हम डील करते हैं, और आपका अभी चल ही रहा है ये 40 लेक्चर्स के राउंड हो गया मेरे ख्याल से। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के लेक्चर्स अभी आपके मिल रहे हैं आपको, ठीक है, रनिंग में है सब्जेक्ट,
नाउ नेक्स्ट इज हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे में भी सेम सिलेबस, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ हाईवे, प्लानिंग, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म यूज इन हाईवे इंजीनियरिंग, मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, आईआरसी क्लासिफिकेशन, हाईवे सर्वे, प्लान, ज्योमेट्रिक डिजाइन, डिफरेंट टाइप रोड मटेरियल यूज, बाइंडर, पेमेंट, सीबीआर मेथड। हाँ, पूरा का पूरा आप एनालिसिस कर लो तो बेसिकली इसमें 4 ही वही है। एक मेरा इंट्रोडक्शन, कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या होता है, हाईवे में कौन सी रोड आई, कौन कौन से प्लान्स हुए, कौन कौन सी मेरी संस्थाएं बनी, ठीक है। उसके बाद मेरा जियोमेट्रिक डिजाइन मेरे को पूरा पढ़ना पड़ेगा ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में। उसके बाद मेरे को पेमेंट डिजाइन पूरा करना पड़ेगा। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में भी मेरे को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा। लास्ट वन इज द मटेरियल, हाईवे मटेरियल। हाईवे मटेरियल उनका भी मेरे को डिस्कशन करना पड़ेगा ये। और ये भी सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी रनिंग में चल रहा है, ठीक है। ये भी सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी रनिंग में चल रहा है, हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है। वैसे इन सब्जेक्ट में बहुत ईजी सब्जेक्ट्स होते हैं, ज़्यादा कुछ इतना लगता नहीं है। 10 मार्क्स है इसका वेटेज है यहाँ पे, क्लियर। 10 मार्क्स इसका वेटेज है। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज रेलवे इंजीनियरिंग एंड सीपीएम पार्ट, ठीक है। रेलवे इंजीनियरिंग एंड सीपीएम पार्ट। रेलवे इंजीनियरिंग का वेटेज भी दिया है 10 मार्क्स ईयर, 10 नंबर का वेटेज है रेलवे इंजीनियरिंग का भी, और सीपीएम का 15 नंबर का वेटेज है, ठीक है। तो रेलवे इंजीनियरिंग में बताओ बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है यार, इसने पूरा दिल लिख दिया यहाँ पे। ब्रिज टर्मिनोलॉजी, एक वर्ड लिखा है बेटा यहाँ पे, ब्रिज टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो ब्रिज के जो टर्म होते हैं बेसिक, कि भाई इम्पैक्ट फैक्टर कितना लेंगे, डैक स्लैब क्या होती है, बियरिंग प्लेट जो लगाते हैं वो कौन कौन से मटेरियल की होती है, वो सब टर्मिनोलॉजी, वो सब आपको बता दिया जाएगा। तो रेलवे इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ, बहुत छोटा सब्जेक्ट है, 10 से 15 घंटे की सब्जेक्ट है, ज़्यादा बड़ी सब्जेक्ट है नहीं, और अच्छा खासा वेटेज देके जाएगी आपको 10 मार्क्स का, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज द कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। इसी को सब्जेक्ट को हम पार्ट सीपीएम भी बोलते हैं, शायद कुछ बच्चे जानते भी होंगे। इसी सब्जेक्ट को बच्चे हम पार्ट सीपीएम भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान, ठीक है। जैसे कि नेटवर्क डायग्राम आपने पार्ट टेक्निक पढ़ी होगी, सीपीएम टेक्निक पढ़ी होगी, क्रिटिकल पार्ट मेथड, नेटवर्क डायग्राम, पार्ट सीपीएम, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट टेंडर, डेप्रिसिएशन, वैल्यूएशन, ऑर्गेनाइजेशन, मेजरमेंट बुक, एमबी बोलते हैं जिसको, जो जॉब करता है उसको पता होगा इसके बारे में। एमबी मेजरमेंट बुक बोलते हैं इसको। कैश बुक, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। हाँ, अब देखें, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग डेफिनेशन एंड मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ टाइप्स ऑफ मेथड एंड एस्टिमेशन। इसका मतलब बेटा उसने अलग से सब्जेक्ट भी इंक्लूड कर दिया यहाँ पे, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है। इसका अलग से भी आपको इंक्लूड कर दिया एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अब मेरे को कुछ बच्चे शिकायत करेंगे, सर बोलेंगे सर नहीं एस्टिमेशन नहीं पढ़ेंगे सर, उसने कहीं दिया नहीं। सर पढ़ तो लो भाई अंदर सिलेबस में, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, पूरा एस्टिमेशन, पूरा कंप्लीट एस्टिमेशन हो रखा है, ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सिलेबस था, दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस जो आपका न्यूली रिलीज सिलेबस हुआ है अभी, जेकेएसएसबी, जेई सिविल, पीडब्ल्यूडी बैच, ठीक है। अब मैं लास्ट में एक बेटा बता दूं आपको, देखो इतना सारा तो मैं यूट्यूब पे नहीं करा पाऊंगा। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, सिलेक्शन आपको चाहिए किसी भी दाव पे, किसी भी उस पर, तो सबसे पहले हमने जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पे मैं बता दूं, जेके एग्जाम क्रैकर ऐप जो है वहाँ पे हमारा पूरा पेड कोर्स है, पूरा पेड कोर्स है इसके लिए, पूरा कंप्लीट, एक एक जितने भी टॉपिक हैं, 10 टॉपिक दिए हैं, पूरा एक्स्ट्रा कराऊंगा, सारे के सारे टॉपिक्स आपके कवर कराऊंगा इसके अंदर, सारे के सारे। और अभी भी आप अगर कोर्स में तो 60-70% ऑलरेडी आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। ऑलरेडी लेक्चर पूरे इन डेप्थ नॉलेज में आपको लेक्चर मिलेंगे वहां पे, पूरा पेड कोर्स है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो पेड कोर्स है, इसकी जो कोई ज्यादा फी नहीं रखी हम लोगों ने, दैट इज 3000 उसकी केवल फी है, ओनली 3000, ठीक है। 3000 फी है इस बैच की, जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पे जो है, ठीक है। 1 ईयर वैलिडिटी मिलेगी इस बैच के अंदर आपको, और फैकल्टी का जो भी होगा, जिस फैकल्टी ने जो सब्जेक्ट पढ़ाया उसका कंसर्न नंबर मिलेगा, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, आप कहीं भी चले जाएं, ऑफलाइन चले जाएं, ऑनलाइन चले जाएं, इससे कम प्राइस में आपको कहीं भी कोर्स नहीं मिलने वाला इन डेप्थ नॉलेज के साथ, ठीक है, ठीक है। क्या ऑफलाइन पढ़ लीजिए या ऑनलाइन पढ़ लीजिए, ऑफलाइन में तो सिलेबस आपका 1-2 मंथ ऐसे ही निकल जाएगा। अगर कहीं ऑफलाइन आप ट्राई करते हैं तो 1-2 मंथ आपका वैसे ही निकल जाना है कहीं पे, ठीक है। 1-2 महीना वैसे ही निकल जाएगा, बैच बनेगा, होगा, सब्जेक्ट नहीं होंगे, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे अच्छे से। तो बेटर यही है, मेरे पहले भी मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू गो फॉर द ऑनलाइन, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इन सबको, ठीक है, तो आप यहाँ पे जेके एग्जाम क्रैकर ऐप से जेकेएसएसबी, जेई, पीडब्ल्यूडी सिविल बैच खरीद सकते हैं यहाँ पे। ऑन कॉस्ट मैंने आपको बता दी, दैट इज 3000, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेरी है
तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है ऐप का, वहाँ पे ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं, नंबर भी दिए हैं वहाँ पे। वैसे वो अगर और इंक्वायरी आपको करनी है तो नाउ दिस इज़ द नंबर 7042276658। आप इस नंबर पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, ओके, थैंक यू।